है उसमें अपने टॉपिक चल रहा था गार्डनर मरे का सिद्धांत, जिसमें गार्डनर मरे के सिद्धांत के अनुसार दिवालिया साझेदार के घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। इसके अलावा गार्डनर मरे के सिद्धांत में ये भी होता है कि रिलाइजेशन जो लॉस होता है यानी कि वसूली पर जो हानि होती है उसका पैसा कैश में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसके हमने इलस्ट्रेशन कर लिए थे और आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें हमने 1 से लेकर के 6 तक कर लिए थे। आज मैं बता रहा हूँ इसका 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 176 पर। तो 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है 4 3 3 के अनुपात में और उस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2015 की। तो बैलेंस शीट के अनुसार हम पहले रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो एसेट्स पक्ष की जो भी मदें हैं उसको हम रिलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। तो इसमें देखो एसेट्स पक्ष में सबसे पहले दे रखा है कैश बैलेंस के हम कैश अकाउंट में दिखाएंगे। दूसरे नंबर पर दे रखा है डेटर्स। तो डेटर्स इसमें जो दे रखा है प्रोविजन को घटाने से पहले वो अमाउंट आएगा 90,000 और डेटर्स का जो प्रोविजन है वो लायबिलिटीज मानी जाती है, पहले भी हम चैप्टर में कर चुके हैं। तो उसको लायबिलिटीज मान करके कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स और ये प्रोविजन है 5,000। ठीक है, ये आ गया डेटर्स का। इसके बाद में दे रखा है इसमें स्टॉक का जो मूल्य है 1,20,000। स्टॉक के बाद में दे रखा है जेड ओवरड्राफ्ट यानी कि इसकी पूंजी का शेष दे रखा है जेड का। ओवरड्राफ्ट यानी कि पैसा ज़्यादा निकाल दिया तो पूंजी का डेबिट शेष आ गया। तो पूंजी का डेबिट शेष है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। यानी कि एसेट्स की 2 ही मदें हैं जो हम इसके साइड में दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड की जो मदें हैं उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने दिखाई दिया और इसमें एक ही मद है लायबिलिटीज की क्रेडिटर्स। कैपिटल कौन नहीं दिखाएंगे, कैपिटल का बैलेंस है वो केवल कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है इसमें दे रखे हैं 80,000। ठीक है, ये तो हो गया संपत्तियों दायित्वों का बैलेंस। अब संपत्तियों को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो नीचे सूचना दे रखी है कि वाई को संपत्तियों की वसूली करने और प्राप्त राशि का वितरण करने के लिए नियुक्त किया गया। देखो फर्म के समापन संबंधी कार्य के लिए वाई को नियुक्त किया गया है और इसके लिए क्या दे रखा है कि स्टॉक और देनदारों से प्राप्त राशि का 5% पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करेगा। उसको रेमुनरेशन प्राप्त होगा स्टॉक और डेटर से जो राशि प्राप्त हो रही है। तो देखो इसमें स्टॉक और डेटर से राशि कितनी प्राप्त हो रही है आगे दे रखा है और इसके बाद में दे रखा है कि वसूली के समस्त खर्चे स्वयं वहन करेगा। तो रिलायसन एक्सपेंस है जो वो हम इसमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो खर्चा उसको खुद को वहन करना है, इस कार्य के लिए उसको पारिश्रमिक मिल रहा है। अब देखो राशि जो कितनी प्राप्त हुई है वसूली की राशि स्टॉक से 96,000 रुपये। तो बाई कैश स्टॉक से राशि प्राप्त हो रही है इसमें 96,000 और इसके बाद में दे रखा है 2 ही संपत्तियां थी। तो टोटल राशि है वो देखो कितनी प्राप्त हो रही है 1,68,000। ठीक है, और लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 76,000 रुपये चुकाए। लेनदार हमारे जो थे भुगतान हमने जितना किया है वही राशि हम दिखाएंगे। तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है 76,000 रुपये, ये हमने दिखा दिया। 1,000 रुपये के अदत्त लेनदार जो चिट्ठे में शामिल नहीं है चुकाएंगे। कुछ और भी भुगतान किया है इसमें लिख देंगे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। पहले के बकाया हमारे लेनदार थे कितने के थे 1,000 रुपये, पहले बैलेंस शीट में नहीं थे लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम दिखा देंगे। तो 1,000 रुपये आपके ये आ गया। और अब देखो इसमें दे रखा है कि जेड को
वाई को हमने इस काम के लिए नियुक्त किया है, फर्म के समापन संबंधी कार्य के लिए, और उसको पारिश्रमिक यानी कि रेम्यूनरेशन मिलेगा। रेम्यूनरेशन किसका मिलेगा? स्टॉक और डेटर्स को बेचने से जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसका 5%। तो स्टॉक और डेटर से कितनी राशि प्राप्त हो रही है? 1,68,000। तो 1,68,000 का 5%, ठीक है। तो 1,68,000 का 5% को निकाल लो, इसमें 8,400, ठीक है। यानी कि इसको जो पारिश्रमिक मिल रहा है वाई को, कितना प्राप्त हो रहा है? 8,400। तो फर्म के लिए खर्चा है, ये हम दिखा देंगे। वाइज अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे रेम्यूनरेशन, $8,400, ठीक है। ये इसका आ गया। अब देखो लेनदारों का हमने भुगतान कर ही दिया था। इसके अलावा जेड दिवालिया हो गया और उसकी जायदाद से 7,720 प्राप्त हुए, तो ये तो हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। यानी कि अब इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में और कोई मद नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल लगा देंगे। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो इसमें सारी मदें दिखाने के बाद में अब हम टोटल लगाएंगे। तो इसमें देखो टोटल है, डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, और डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,95,400, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,53,000। तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का घटा देंगे तो डिफरेंस वो कितना आया? 42,400 रुपये का। यानी कि रियलाइजेशन पर लॉस हो रहा है 42,400 रुपये का। इस लॉस को क्या करेंगे? साझेदार बांट लेंगे, और साझेदार है इसमें 3 एक्स, वाई और जेड। इनका अनुपात दे रखा है 4-3-3। तो 4-3-3 के अनुपात में बांट लेंगे। तो 4/10 इंटू 42,400। तो सबसे पहले हम इसका एक्स का निकाल लेंगे। तो एक्स का जो हिस्सा है वो देख लो इसमें, तो देखो इसमें एक्स वाई जेड को जब 3 इनमें बांटा जाएगा 42,400 रुपये को, तो इनका लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 4-3-3। तो 4-3-3 के अनुपात में बांटेंगे तो x का हिस्सा कितना हो गया? 4/10। तो 42,400 का 4/10 आता है 16,960 रुपये। ऐसे ही y का है 3/10, तो 3/10 आ रहा है 12,720, और z का भी वही आएगा 12,720 रुपये, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका टोटल हो जाएगा। तो ये तो बढ़ गया आपके रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का शेष। तो देखो इसमें एक्स और वाई का तो क्रेडिट शेष है, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी। तो इनके एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000। और जेड का डेबिट शेष है, एसेट्स में दे रखा है 9,000। तो इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे बैलेंस बीडी 9,000। ये तो हमने दिखा दिया कैपिटल का बैलेंस। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट हमने जो बनाया था उस पर लॉस हुआ था, तो रियलाइजेशन लॉस है उसको हम कहाँ दिखा देंगे? डीआर साइड। रियलाइजेशन लॉस जो हुआ था उसमें एक्स का हिस्सा आया था 16,960 रुपये, और वाई का था 12,720, और जेड का भी 12,720। ये रियलाइजेशन लॉस आ गया। अब देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें तो और कोई मद नहीं है दिखाने लायक, क्योंकि पहले का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन नीचे जो सूचनाएं दे रखी है उसके अनुसार संपत्तियों को बेचने और दायित्वों का भुगतान करने के लिए वाई को नियुक्त किया गया था, और वाई को इस कार्य के लिए पारिश्रमिक दिया जा रहा था। और पारिश्रमिक किसको दिया गया था? स्टॉक और देनदारों से जो राशि प्राप्त हो रही है उसका। तो स्टॉक और देनदारों से हमारे को जो राशि प्राप्त हुई थी 1,68,000, तो उसका हमने कमीशन निकाला था 8,400। तो पारिश्रमिक जो प्राप्त हो रहा है उसको हम कहाँ दिखा देंगे? CR से, ठीक है। नाम किसका
किसका आ जाएगा, रियलाइजेशन का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे रेमुनरेशन। तो 8,400 वाई का पारिश्रमिक। ठीक है। इसके बाद में साझेदारों ने इसमें कोई संपत्ति नहीं ली है, न इन्होंने कोई दायित्व लिया है, तो और कोई मद नहीं है इसमें। जेड दिवालिया हो गया है। अब जेड दिवालिया हो गया है तो डेबिट साइड का टोटल लगा लो इसमें। डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल है वो आ रहा है 21,720। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट साइड में इसमें दे रखा कि जेड दिवालिया हो गया, इसका मतलब है जेड का टोटल घाटा 21,720 है और उसमें से उसकी जायदाद से 7,720 रुपये प्राप्त हुए जेड से। तो जेड से जितना प्राप्त हो रहा है वो हम दिखा देंगे 7,720 रुपये। तो 7,720 रुपये जेड से प्राप्त हुए कितने में से, 21,720 में से। तो 21,720 में से ये घटा दो आपके 7,720, ये आ गया 14,000। यानी कि इसका जेड का जो घाटा है वो 14,000 आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें गार्डनर मरे का नियम लागू होता है, तो रिलायंस का जो लॉस हो रहा है उसका पैसा भी वो कैश में लेकर आएंगे, लेकिन कौन लेकर आएंगे, केवल एक्स और वाई। तो रिलायंस लॉस का पैसा 16,960, तो ये दिखा देंगे हम 16,960 रुपये ये लेकर आ जाएगा और 12,720 रुपये ये लेकर आ जाएगा। इसका तो पहले से घाटा ज़्यादा है, इसने तो केवल 7,720 दिया है। तो इसका जो शेष घाटा है वो कितना आया था, 14,000 रुपये। जेड का अब जो घाटा है 14,000 रुपये है और 14,000 रुपये को एक्स और वाई बांटेंगे गार्डनर मरे के सिद्धांत के अनुसार पूंजी के अनुपात में। अच्छा देखो, इसमें पूंजी जो है पहले की इनकी एक्स और वाई की दे रखी 80,000 60,000। पहले का कोई लाभ हानि का शेष नहीं है पहले का, तो इसका मतलब है यही इसी का अनुपात निकाला जाएगा। अगर इसी का अनुपात निकालते हैं तो 80,000 और 60,000, तो देखो इनका रेशियो है वो कितना है, इनका अनुपात आ रहा है 4:3। तो 14,000 रुपये की राशि को किस अनुपात में बांटेंगे, 4 और 3 के अनुपात में, तो 4/7। 8,000 रुपये तो कौन देगा, एक्स देगा, बाई एक्स कैपिटल। तो 14,000 रुपये का जो इसका घाटा था जेड का, टोटल घाटा तो 21,720 का था, 21,720 में से इसने 7,720 तो दे दिए, इसलिए 14,000 का घाटा बचा। उस 14,000 में से 8,000 तो एक्स देगा और ऐसे ही वाई का निकाल लेंगे। वाई का कितना है, 3/7, तो कितना आ जाएगा, 6,000 वाइज कैपिटल। 6,000 रुपये वाई दे देगा। तो इसका घाटा पूरा हो गया। जेड का हम टोटल लगा लेंगे 30,720 रुपये। इसके घाटे को पूरा करने के कारण इतनी राशि इनकी पूंजी में से कम हो जाएगी, इसलिए इसको डीआर साइड भी दिखा देंगे। नाम किसका आ जाएगा, जेड का, क्योंकि इन्होंने किसको दिया है, जेड को। तो टू जेड कैपिटल 8,000 रुपये और 6,000। ठीक है, ये हमारा जो पार्टनरशिप अकाउंट है उसमें हमने इसके घाटे को दिखा दिया। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें और कोई मत नहीं है। अब एक्स और वाई को पेमेंट करना है, तो कितना पेमेंट करना है इसके लिए टोटल लगा लो। तो सबसे पहले एक्स का टोटल लगाओ सीआर साइड का। तो सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 96,960 रुपये और ऐसे ही इसका टोटल लगा लो। इसका टोटल आ रहा है आपके 720, 81,120 रुपये। ये इसका वाई का टोटल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे। तो एक्स का देखो, डीआर साइड का टोटल कितना आ रहा है, डीआर साइड का टोटल आ रहा है आपके 24,960 रुपये और सीआर साइड का था 96,960 रुपये। तो इसमें से लेस कर दो आपके 72,000 रुपये।
को एक्स को कितना पेमेंट किया जाएगा, 72,000। ये फाइनल पेमेंट है। अब ऐसे ही वाई का निकाल लेंगे। वाई का देखो, इसमें देखो वाई का सीआर साइड का टोटल है 81,120 और डीआर साइड का टोटल आ रहा है 21,720। ठीक है, तो देखो इसमें वाई का जो सीआर साइड का टोटल 21,120 था, उसमें से डीआर साइड का 18,720 हमने घटा दिए, तो इसका बैलेंस आया 62,400। इसका मतलब है कि वाई को कितना पेमेंट करना है, 62,400 रुपये का पेमेंट करना है। ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम टोटल लगा देंगे 96,960 रुपये और इसका टोटल आ गया 81,120। ये बन गया अपना पार्टनरशिप। अब हम बढ़ाएंगे इसका कैश अकाउंट। देखो अब हम बढ़ा रहे हैं इसका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाएंगे रोकड़ का प्रारंभिक शेष, टू बैलेंस बीडी। तो रोकड़ का प्रारंभिक शेष पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है और पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें कैश बैलेंस दे रखा है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये तो कैश पहले से था। जो भी रोकड़ आती है, कैश रिसिप्ट होती है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, इसके डीआर साइड। तो रोकड़ हमारे पास जो आई है, एक तो संपत्तियों को बेचने से प्राप्त हुई है। संपत्तियों से जो बेचने से प्राप्त हुई है उसमें नाम किसका आ जाएगा, रिलायंस का। तो इसमें दो संपत्तियां थी जिनसे हमारे पास पैसा आया था, देनदारों से और स्टॉक से। तो इससे टोटल राशि आई थी हमारे पास 1,68,000 रुपये। 1,68,000 रुपये हमारे को संपत्तियों को बेचने से प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस पर गार्डनर मरे का सिद्धांत लागू होता है, तो उसमें रिलायंस लॉस का जो पैसा है वो साझेदार अलग से कैश में लेकर आते हैं, जो साझेदार दिवालिया नहीं है उसके अलावा। तो इसमें दिवालिया साझेदार जो है जेड था, तो एक्स और वाई रिलायंस लॉस का पैसा नकद लेकर आए थे। तो एक्स है वो पैसा लेकर आया था 16,960 रुपये और रिलायंस लॉस में, और वाई है वो लेकर आया था 12,720 रुपये और जेड है वो दिवालिया हो गया था और उसने अपने घाटे में से केवल 7,720 रुपये का पेमेंट किया था। तो जेड के द्वारा जो भुगतान किया गया है वो था 7,720 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास केवल यही पैसा आया था, इसके अलावा और कोई कैश नहीं आया। अब रोकड़ी पेमेंट, कैश में हमारे जितने पेमेंट है जो भुगतान है वो इधर सीआर साइड में दिखा देंगे। इसमें हमने जो भुगतान किया है वो क्या क्या किया है। एक तो इसमें लेनदारों को भुगतान किया था 76,000 रुपये और 1,000 रुपये बकाया लेनदार थे, उनका भी हमने पेमेंट किया है, यानी कि टोटल हो गए 77,000। लेकिन नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का। ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि लाइबिलिटीज में एक ही मद है 77,000 रुपये। 76,000 रुपये जो बैलेंस शीट में थे, 1,000 रुपये पहले के बकाया लेनदार थे, उसका टोटल 77,000 रुपये का पेमेंट किया है नकद। ये तो इसका हो गया। इसके अलावा इसमें हमने लेनदारों को जो भुगतान किया 77,000 रुपये का, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने मालूम किया कि एक्स और वाई को कितना पेमेंट करना था। तो हमने एक्स को जो पेमेंट किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वो हमने ज्ञात किया था 72,000 रुपये का। ऐसे ही वाई का, वाई को जो पेमेंट हमने किया है वो था 62,400। ठीक है, ये मदे आपके कैश अकाउंट में ये कैश अकाउंट बनाए। उसमें सबसे पहले हमने रोकड़ का प्रारंभिक शेष दिखाया 6,000 रुपये जो पुरानी बैलेंस शीट में था। जितनी भी रोकड़ प्राप्तियां होती है वो हम डीआर साइड में दिखाते हैं। तो संपत्तियों को बेचने से हमारे पास पैसा आया था 1,68,000, वो हमने दिखा दिया। इसके अलावा गार्डनर मरे के सिद्धांत के अनुसार वसूली पर जो हानि होती है उसका पैसा साझेदार लेकर आते हैं जो दिवालिया नहीं है। तो एक्स जो पैसा लेकर आया था 16,960 रुपये और वाई लेकर आया था 12,720 रुपये, और चूँकि जेड दिवालिया हो गया था उसने अपने घाटे में से केवल 7,720 रुपये का पेमेंट किया। तो ये कैश आया
इनका हम टोटल लगा लेंगे। तो इसका डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,11,400। अब देखो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जितने भी हमारे कैश पेमेंट होते हैं, रोकड़ी भुगतान होते हैं, वो हम दिखाते हैं। तो रोकड़ीदारों का भुगतान किया 77,000 रुपये का, 76,000 रुपये जो बैलेंस शीट में थे, और 1,000 रुपये पहले के लिए था, उसका हमने पेमेंट किया है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने ये ज्ञात किया कि साझेदारों को कितना भुगतान करना है। तो एक्स को हमने पेमेंट किया 72,000 रुपये का, और वाई को पेमेंट किया 62,400 का। तो देखो इसका जो टोटल है वो भी आपके 2,11,400। तो ये बन गया अपना कैश अकाउंट। तो ये मैंने आपको बताया था इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 गार्डनर मरे के सिद्धांत के अनुसार। तो अभी अपने क्या है, पिछले जो क्वेश्चन बताए थे वो भी मैंने गार्डनर मरे के सिद्धांत के बताए थे, और ये क्वेश्चन भी मैंने गार्डनर मरे के सिद्धांत का बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना इसको। आपके बुक में पेज नंबर 176 पर दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको रिपीट करना है।